एक महीने पहले जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, तो मुझे नहीं पता आपके मन में वो क्वेश्चन था, डाउट था या नहीं। मेरे मन में था। और वो ये था कि भाई ये फ्रांस की टीम है। इस टीम को कोई कैसे रोकेगा, इस टीम को कोई कैसे हरा सकता है, कोई कैसे ही नॉकआउट करेगा। ये टीम ही उस तरीके की दिख रही थी। अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आ गया है वर्ल्ड कप में कि उन्हें एक ऐसी टीम मिल गई है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये टीम उन्हें हरा सकती है, उन्हें नॉकआउट कर सकती है। रीसेंट पास्ट में उन्होंने किया है। और शायद वर्ल्ड कप में इफ़ नॉट स्पेन देन हु, ये ही वाली चीज़ है भाई अब फ्रांस के सामने। मतलब अगर यहाँ पर फ्रांस इस मैच को जीत जाती है तो फिर वर्ल्ड कप इनसे कोई नहीं छीन सकता। बट अगर यहाँ स्पेन इन्हें रोक दी तो क्या। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी दोनों टीमों के बारे में, इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो मतलब आसान होता है ना बोलना कि भाई देख के कि यार हाँ ये गोल ज़्यादा मार रही है टीम तो ये हैवी है, वो नहीं मार रही है तो वो कमज़ोर है। क्योंकि आम भाषा में और आम तरीके से देखा जाने वाला खेल ये यही है, जो ज़्यादा गोल मारेगा जीता, तो वो ज़्यादा अच्छा। तो बट यहाँ पर डिफरेंस स्पेन के लिए ये है कि स्पेन इज़ बॉस प्लेइंग अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। और शायद वो गेम उसी तरीके का वो वही खेल सकती है और कोई टीम नहीं खेल सकती। सबसे अच्छी चीज़ स्पेन के बारे में ये लगती है कि दे डोंट अप्लाई व्हाट अदर्स आर अप्लाइंग। मतलब ऐसा नहीं होता कि कल किसी एक टीम ने अच्छा खेला, कुछ अच्छी चीज़ की, एक टीम ने कुछ अच्छी चीज़ की, तो यार एक काम करते हैं कि दोनों टीमों की वो जो कॉम्बिनेशन है ना उसको मिक्स करके अपनी टीम में अप्लाई कर देते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। वो नहीं करती टीम। दे रिलाई ऑन वॉट दे आर डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग। एक पोजेशन गेम खेलना है, हमको बॉल अपने पास रखना है। हमको नहीं है कि भाई हमको 5 मारना है, 6 मारना है, 10 मारना है। हमको नहीं है कि हमारे प्लेयर्स टॉप 5 लिस्ट में हों। हमको मैच जीतना है। पॉइंट से मतलब है, नॉकआउट जीतने से मतलब है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी से मतलब है। 2010 में भी यही था, उसके बाद भी यही है, अभी भी यही है और शायद आने वाले वक्त में भी यही है, क्योंकि यही स्टाइल है स्पेन का खेलने का। फ्रांस का शायद अलग है। अच्छा, ये दोनों टीमों की जब भी बात करें, और अगर खैर बाकी टीमों को हटा देते हैं, अभी ये जो दोनों टीमों की बात करें क्वालिटी वाइज, ये दोनों टीमों के पास जो क्वालिटीज़ हैं उनमें ये दोनों टीमें नंबर 1 है। मतलब पोजेशन स्पेन का बेहतर, डिफेंस स्पेन का बेस्ट। मतलब जिस तरीके से डिफेंस खेलती है, मिडफील्ड स्पेन का बहुत अच्छा है, बेस्ट। और वो फैक्ट हैं, वो मतलब फैक्ट जो यहाँ पर मेरे पास है, शायद मैं उसके कारण बोल भी पा रहा हूँ इतनी फ्रीडम से, इतनी आज़ादी से। स्पेन बेस्ट अटैक, किसी का अटैक नहीं है उनके जैसा। विंगर्स उनसे बेहतर विंगर्स किसी के नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ उनसे बेहतर बेंच स्ट्रेंथ किसी की नहीं है। देखो तो डर लगता है कि ये प्लेयर्स अभी भी बैठे हैं, एक मैच नहीं खेले हैं, जबकि ये सारे प्लेयर्स हैं उनके पास। बट डिसाइसिव की क्या होगा, डिसाइसिव पॉइंट क्या होगा इस मैच में, वो ये होगा कि वो क्वालिटीज़ जो इनके पास में, जिस चीज़ की कमी है या नहीं है, वो उस गिवन डे कौन अच्छा खेलता है। मतलब फ्रांस डिफेंस कितना अच्छा करता है, स्पेन अटैक कितना अच्छा करता है। फ्रांस बॉल होल्ड कितना अच्छा करता है, रिटेन कितना अच्छा करता है। स्पेन डिलीवरी कितनी अच्छी रहती है उनकी अगेंस्ट फ्रांस, उनके काउंटर को कैसे रोकती है। तो ये चीज़ें जब होंगी तब शायद वो डिसाइसिव फैक्टर सामने आएगा कि हाँ भाई अब समझ में आ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। वरना आई कैन नॉट प्रडिक्ट हु इज़ विनिंग दिस गेम, इस मैच का, एटलीस्ट इस मैच का। अर्जेंटीना इंग्लैंड का हो सकता है आसान हो, आपके लिए भी आसान हो, बट ये मैच है उस तरीके का कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं, क्योंकि ये रिसेंट में भी ऐसा हो चुका है। ये दूसरी बार है जो वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आपस में भिड़ रही हैं। 2006 में पहली बार मुकाबला हुआ था जो फ्रांस ने 3-1 से मैच जीता था, और अब वर्ल्ड कप में दूसरी बार ये दोनों आमने सामने होंगी। हाँ, बड़े मेजर टूर्नामेंट में या फिर फ्रेंडलीज में इसके अलावा कई बार मैचेस हो चुके हैं, ये दोनों टीमें कई बार आपस में खेल चुकी हैं। सो दे नो कि क्या टीमें हैं, किस तरीके से खेलती हैं। स्टिल जब भी मैच होता है ऐसा लगता है कि यार वो इसको नहीं रोक पा रही, ये इसको नहीं कंटेन कर पा रही, जो ऐसे ही मैच होता है। और शायद वर्ल्ड कप का मज़ा, सेमीफाइनल का मज़ा उसी में है जब इस तरीके की टीम्स खेलती हैं। एम्बापे 30 शॉट्स, 8 गोल, 518 मिनट खेल चुके हैं। किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले एकमात्र ऐसे डुओ हैं किसी टीम के जहां पर दोनों ने एक दूसरे के लिए चांसेस क्रिएट किए हैं। इतनी की टोटल चांसेस हैं 19। एम्बापे ने 10 चांसेस, डेम्बेले ने 9 चांसेस एम्बापे के लिए। हाँ, कह सकता हूँ कि जूड बेलिंगम, हैरी केन के बीच पे भी एक ऐसा डुओ निकल कर आया जहाँ पर दोनों 6-6 गोल स्कोर किए हैं। बट ये क्लासिक है बॉस, ये एकदम अलग तरीके का है। स्पेन, दे ऑलवेज स्टिफल देयर अपोनेंट। वो थका देती है, रुला देती है, ललचा देती है कि भाई आओ बॉल खेलो। जैसे एक कोई बड़ा आदमी नहीं छोटे बच्चों के साथ बॉल खेलता है फुटबॉल में और बोलता है कि छीन के देख मेरे से, छीन के देख। ये स्पेन वो टीम बाकी टीमों के साथ करती है।
27 शॉट, 27 शॉट्स, जिसमें से 7 ऑन टारगेट और एक ही गोल कंसीड हुआ है, वो भी बेल्जियम वाले मैच में, वरना उससे पहले एक भी गोल कंसीड नहीं हुआ था। सच इज़ द ब्रिलियंस ऑफ स्पेन्स डिफेंसिव स्ट्रक्चर इन दिस वर्ल्ड कप। वो इतना प्यारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है उनका। चुपचाप टीम आती है, शांति से खेलती है, नो लाइमलाइट, नो हा हा ही हु, मैच खेलो, जीतो, निकलो, बस। एक अच्छी चीज़ जो स्पेन के बारे में लगी है कि भाई 20 मीटर का रेंज इन्होंने पकड़ लिया है। कैसे 20 मीटर का रेंज पकड़ लिया है? जब ये प्रेस करने जाती है, स्पेन की टीम बहुत हैवी प्रेस करती है, तो एक चीज़ माइंड में रहता है कि गोल पोस्ट के 20 मीटर के मतलब फासले पे हमारे 2 प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, सो दैट वी कैन ब्लॉक द काउंटर अटैक ऑफ द ओपोनेंट टीम। तो वो 20 मीटर्स वाली जो चीज़ है ना, शायद इस मैच में वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स डिप्लॉय होंगे। हो सकता है स्पेन बहुत ज़्यादा चढ़ के ना खेले, हो सकता है स्पेन अपने एक मतलब 2 मिडफील्ड में से जो पिवट खेलते हैं, एक मिडफील्ड को पीछे ही जो है रोक के रखे 2 डिफेंडर्स के साथ, क्योंकि सच इज़ द अटैक ऑफ फ्रांस कि उन्हें मौका मिला घुसेंगे। आप नाम लीजिए, एक को रोकेंगे, दूसरा दूसरे को रोकेंगे, तीसरा तीसरे को रोकेंगे, चौथा और 5वें 6ठे 7वें सब बेंच में बैठे हैं, हाथ ऐसे हाथ खड़े करके कि हाँ हम लोग भी हैं लाइन पे। तो ये चीज़ शायद स्पेन रोकेगी और करेगी, 20 मीटर वाला जो बैरियर है। स्पेन के लिए सबसे अच्छी चीज़ रिलेंटलेस काउंटर प्रेस, उनका सबसे प्यारी मतलब बॉल रिटेंशन एवरेज की अगर बात करें, 11.5 सेकेंड्स में स्पेन की टीम जो है वो बॉल रिटेन कर जाती है। मतलब 8 टीम जो बची थी क्वार्टर फाइनल की, उसमें सबसे बेहतर जो था रिटेंशन रेट वो स्पेन का था। इवन इस 4 टीमों में भी अगर रिटेंशन रेट की बात करें तो वो स्पेन का सबसे अच्छा है, बॉल जल्दी जल्दी निकाल लेती है वो। मैं इससे ये पता चलता है कि वर्क रेट क्या है प्लेयर्स का, मतलब अगर आप बॉल रिटेन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पेन का हमने ऑफेंस तो देखा है, स्पेन का हमने प्रेसिंग तो देखी है, बट स्पेन जीतती कहाँ है बॉल? वो फॉरवर्ड लाइन पे डिफेंस जीत जाती है। कैसे? अब आप सोचेंगे कि भाई डिफेंस तो डिफेंसिव लाइन में होता है, बट स्पेन के फुल बैक इतने आगे चढ़ के खेलते हैं, उनका मिडफील्ड इतने आगे चढ़ के खेलता है कि वो ओपोनेंट हाफ में ही बॉल जीत जाता है। मतलब उनका डिफेंस वहीं हो जाता है, उनको पीछे आने की ज़रूरत ही मत, वो वहीं पर जीत जाती है बॉल। तो उनके लिए क्या डिफेंसिव लाइन और क्या अटैकिंग लाइन, क्या फाइनल थर्ड, सारी चीज़ें वो एक बराबर करके रख देती है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 1-2 साल में डे ला फुएंटे के अंडर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं और स्पेन ने वो बदल कर रख दी हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर दैम। इसीलिए क्योंकि ये जो स्टार्ट आया, पेड्री ने फाइनल थर्ड में एंट्री बनाई 163 पासेस, रॉड्री ने 170 पासेस। तो आप सोचें पेड्री और रॉड्री कहाँ पर खेलते हैं और उनकी फाइनल थर्ड में एंट्रीज और फाइनल थर्ड में पासेस। अगर ऐसा करने वाला फ्रांस में कोई प्लेयर है तो वो माइकल ओलिसे, 134 पासेस हैं उसके फाइनल थर्ड में, लेकिन वो खेलते हैं ऑफेंस में। पेड्री और रॉड्री पीछे खेलते हैं, हाफ लाइन पे खेलते हैं, बट बावजूद इसके इनके नंबर्स ऑफ पासेस ज़्यादा हैं फाइनल थर्ड में। अब एक जो होल स्टैट है ना, बताता हूँ। एवरेज पोजेशन की अगर बात करें 66% स्पेन, 58.4% फ्रांस। फाइनल थर्ड में पासेस 1168, 1168 पासेस स्पेन, कैन यू बिलीव इट? फ्रांस के 945। हाई टर्नओवर रेट 56, प्रेसिंग सीक्वेंस 88। हाँ मैं गोल मानता हूँ, फ्रांस का गोल जो है वो 16 है, क्योंकि उनका अटैक वाला माइंडसेट रहता है, वो उस जोन से जाना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन बॉक्सेस में टचेस भी स्पेन के सबसे ज़्यादा हैं। अब ये आंकड़े एक मिडफील्ड वाले आंकड़े हैं, लेकिन मिडफील्ड तो तय करता है ना कि भाई गेम किस तरफ जाएगा। अगर मिडफील्ड डिक्टेट करेगा तो उस तरफ गेम जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रांस को एक मौका मिलेगा तो स्पेन कमबैक नहीं करेगी, स्पेन कमबैक करेगी। और इस मैच में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा सवाल फ्रांस के पास में ये रहेगा कि भाई कैन दे होल्ड द बॉल, कैन दे होल्ड द पोजीशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लगती है फ्रांस को देखकर कि भाई फ्रांस ने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, मतलब सेकेंड मोस्ट गोल स्कोर किए हैं 16, और फ्रांस का अटैक सबसे बेहतरीन है। बट पॉइंट इज़ फ्रांस ने अब तक स्पेन जैसी टीम को नहीं खेला है, सो टेस्ट है उनके लिए। स्पेन के लिए सेम गोज फॉर स्पेन। स्पेन ने 1 गोल कंसीड किया है, उनका डिफेंस बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है, बट उन्होंने फ्रांस जैसी टीम को नहीं खेली है। सो अगेन टेस्ट फॉर दैम एज वेल। तो ये एक टेस्ट है अटैक डिफेंस का, या शायद इससे ज़्यादा। एक डैमेज देखने करने को मिलती है फ्रांस की टीम जब गैप ढूंढती है। कैसे? स्पेन के फुल बैक अगर बहुत ज़्यादा आगे आ गए, पेड्रो पोरो, मार्क कुकुरेला की अगर बात करें, या फिर उनका पाउ कुबारसी, वो भी बहुत आगे चढ़ के खेल जाते हैं कभी कभी। डिफेंसिव अगर मिडफील्ड की अगर बात करें इनकी, वो भी आगे चढ़ के खेलते। एक मौका अगर पीछे मिलता है, फ्रांस वही मौके को तलाशेगी, द गैप बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन, और उसको वो कितना बेहतर और कितने जल्दी
एक्सप्लॉइट कर सकती है, वहाँ पर फ्रांस मैच जीत जाएगी अगर ऐसा कर पाती है। स्पेन ऑन दी अदर हैंड विल ट्राई कि भाई जितने फ्रीडम और जितने आज़ादी से बायना खेल पाएँ या फिर लमीन यमाल खेल पाएँ विंग पे, उतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जितना विड्थ जितना वाइड गेम उतना ज़्यादा स्पेन के चांसेस मजबूत, उतने ज़्यादा स्पेन क्योंकि झोंक देती है नंबर्स, अपने प्लेयर्स के नंबर्स। कुकुरेला की बात करो या फिर रॉड्री पेड्री की बात करो, फॉर डेट मैटर फाबियन रूइज अगर उतर गए, फिजिकलिटी की अगर ज़रूरत हुई शुरुआत में, और क्योंकि जैसे पिछले मैच में देखा था बेल्जियम के अगेंस्ट वो उतरे थे, बट आई थिंक पेड्री उतरेंगे इस मैच में बिकॉज दे नीड पासेस इस मैच में, पोजेशन, और वो अच्छा पोजेशन करते हैं रॉड्री के साथ में। सो ऑल दीज थिंग्स जो है ना वो अगर आती है, वो देखना होगा कि भाई फ्रांस कितने बेहतर तरीके से डेम्बेले या डुए को यूज़ करती है अटैक के लिए, मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए, काउंटर चांसेस बनाने के लिए। इस मैच में माइकल ओलिसे सबसे ज़्यादा की होंगे फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको पीछे रख के खेलें, क्योंकि वो उनका विजन, उनकी क्रिएटिविटी, उनके पासेस बाकी और प्लेयर्स से कई ज़्यादा बेहतर है इस टीम में, इस फ्रांस में। उस बंदे के से बेहतर विजन और किसी बंदे का नहीं है। अगर पासिंग की बात करें, वो ढूंढ लेता है, एंड ही लुक फॉर डेम्बेले, ही लुक फॉर एम्बाप्पे कि भाई आपको बॉल डिलीवर हो जाए और आप बस मारो। डिफेंस कितना अच्छा रहता है वो देखना होगा। मैं पिछले रिकॉर्ड्स में नहीं जाना चाहता कि 5-4 का रीसेंट स्कोर हुआ था, 3-1 से वो जीत गई थी, ये क्योंकि अलग तरीके का मैच होगा और दोनों टीमें अपनी क्वालिटीज़ के साथ आएंगी। डिपेंड ये करता है कि वो क्वालिटीज़ उस गिवन डे किसकी ज़्यादा बेहतर रहती है और दूसरी टीम को कौन दबा के रख सकता है। सो इट विल बी अ गेम ऑफ टैक्टिक्स, नॉट जस्ट अ नॉर्मल गेम। ऐसा नहीं होगा कि 4-3-3, 4-3-3, 4-1-2-3 ऐसे फॉर्मेशन ना। गेम के अंदर आप कितने बार फॉर्मेशन अपना बदल देते हो, गेम के अंदर आप बॉल रिटेंशन क्या रहती है, स्कोर क्या करते हो, विड्थ कितना खिलाते हो, कितने बेहतर तरीके से आप अपने बेंच को यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें, कितने बेटर टाइम पे आप बॉल की स्पेसेस बनाते हो, चांसेस क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें जो रहेंगी एप्लीकेबल रहेंगी इस मैच में। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग दिस मैच, आई कैन प्रेडिक्ट इंग्लैंड अर्जेंटीना, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में कर भी दिया है, बट इस मैच का आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। मैं तो जर्सी भी नहीं पहनूंगा, दोनों टीम की जर्सी रखी, टांग दूंगा पीछे, जो टीम जीती मैं उसकी जर्सी पहन के बैठ जाऊंगा। खैर उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें थी, और मैं पढ़ भी रहा था दोनों टीमों के बारे में, तो मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था कि भाई ये टीम्स हैं, इन टीम्स के बारे में जब इस तरीके की बातें करें, चर्चा करें, तो मज़ा भी बहुत आता है। आगे और भी जो मैच होंगे उसके रिव्यूज़ और उसके एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।